क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्ट चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 26 मार्च का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दो भाषाओं में। ठीक है, ये यूपीएससी के ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन जो है उनसे संबंधित आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हैं क्रमशः सिंधु जल आयोग की बैठक आयोजित। ठीक, इंडिया पाकिस्तान के बीच में होती है ये इंडस वाटर पैनल होल्ड मीटिंग अभी इन्होंने करी है, काफ़ी टाइम बाद हुई है इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, और रेयर डिसीजेज यानी कि दुर्लभ बीमारियों पर स्वास्थ्य नीति लाई जाए ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो है 2019 वाला, उससे संबंधित न्यूज़ आई है। इस पर जो है आप अगर सर्च करेंगे सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज यूट्यूब पे, तो इस पर मेरा जो है पूरी एनालिसिस भी है, उसको जाके आप वहाँ देख सकते हैं। ठीक, और अभी क्या करंट अफेयर में है अभी बताऊँगा मैं। कोई भी ऐसा प्लान नहीं है कि पंचायत सिस्टम को लाया जाए आसाम के ट्राइबल एरियाज़ में। ठीक है, ये न्यूज़ है, अभी समझेंगे इसके बारे में। और नेशनल बायो फार्मा मिशन। ठीक, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को बता दें कि यूपीएससी का 2021 का पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप और ईपीएफओ का 2020 का भी पूरा कंप्लीट पेड ग्रुप चल रहा है। उसमें टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल और आपका जो है 1-to-1 गाइडेंस सभी कुछ आप लोग को वहाँ मिलेगा। 8564880530 और 9696066089 इन दो नंबरों पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, देखिए अपना पहला जो टॉपिक है इंडस वाटर पैनल होल्ड्स मीटिंग। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 2.5 साल के बाद इंडिया और पाकिस्तानी दोनों लोगों ने मिलकर जो है 116वीं मीटिंग करी है परमानेंट इंडस कमीशन की। ठीक, परमानेंट इंडस कमीशन की जो है 116वीं बैठक करी है। ठीक, स्थायी सिंधु आयोग। अभी जो पिक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें समझ लीजिए। देखिए जो सिंधु नदी है हमारी, उसमें ये 5 नदियों से मिलकर बनी है। ठीक, ये आपकी ये आती ही देखिए यहाँ से आ रही है तिब्बत के एरिया से, इंडस इंडस जो है ऐसे चल रही है। ठीक है, और इसी में ही फाइनली जो है ये सारी नदियाँ, ये देखिए मानसरोवर के पास से जो है ये सतलज भी आती है। ठीक, ब्यास होगी, रवि, चिनाब, झेलम और इंडस। ठीक, अब देखिए जो वेस्टर्न 3 नदियाँ हैं इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान के पास चली गई। मतलब पाकिस्तान चल है तो इंडिया में से होते हुए ही जा रही, लेकिन पाकिस्तान इस वाटर का यूज़ जो है कर सकता है पूरी तरीके से। ठीक, और रवि, ब्यास, सतलज 6 पूरी नदियाँ हैं, उसमें 3 जो पश्चिम वाली हैं वो पाकिस्तान के पास चली गई यूज़ करने के लिए, और जो 3 पूर्वी वाली हैं रवि, ब्यास, सतलज वो भारत के पास आ गई। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है कि जो पश्चिम वाली हैं उसमें सिर्फ इंडिया कोई यूज़ नहीं कर सकता, इंडिया यूज़ कर सकता है, बस स्टोर नहीं कर सकता है। तो अगर डैम बनाना है तो रन ऑफ द रिवर बनाओ। रन ऑफ द रिवर, रन ऑफ द रिवर में क्या होता है, जैसे ये नदी जा रही है तो आपने क्या किया, यहाँ से इसको हल्का सा डाइवर्ट करके और यहाँ पे मान लीजिए टरबाइन लगा दिया और फिर इसको ऐसे कर दिया, तो पानी ये टरबाइन घूम के इलेक्ट्रिसिटी इसने दे दिया हमें, और ये पानी रुका भी नहीं, स्टोर भी नहीं हुआ, फिर जाके इसको मिला दिया। समझ रहे हो, तो ये होता है रन ऑफ द रिवर। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। तो और बाकी के लिए कंजम्पशन के लिए उपभोग के लिए जो है कर सकता है, लेकिन स्टोर नहीं कर सकता, बस ये वाली चीज़ है। ठीक, और कई सारे अब इसमें क्या होता है जो बैठते हैं ये कमीशन, उसमें क्या है कि पाकिस्तान कुछ बताएगा। पाकिस्तान ज़्यादातर रोता रहता है कि हमें हमें ये किशन गंगा और ये जो है चेनब की जो है कोई जो प्रोजेक्ट हैं उस पर जो है आपका पाकिस्तान इंडिया बना ले रहा है डैम और रोक ले रहा है, हमारे यहाँ जो है पानी नहीं आ रहा है, हमारे यहाँ इरिगेशन नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, यही सब रोने की आदत होती है पाकिस्तान की, हमेशा रोता रहता है वो। ठीक, तो इन्हीं सबको सॉल्व करने के लिए ये पीआईसी जो है आपका परमानेंट इंडस कमीशन, ये बैठते हैं, दोनों लोग आपस में अपनी बात करते हैं और नेगोशिएट करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो आपका वर्ल्ड बैंक के मध्यस्थता इसने करी इसमें, और 17 सितंबर 1960 सॉरी 19 सितंबर 1960 को जो है वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के बाद 8 साल के नेगोशिएशन के बाद जो है 19 सितंबर 1960 को ये चालू हुआ। ये 3 रिवर वेस्टर्न वाली पाकिस्तान के पास गई। ठीक है, कि वो लोग यूज़ कर सकते हैं इसको पूरी तरीके से कुछ कंडीशंस के साथ में, ऑल सब्जेक्ट टू कंडीशंस। ठीक, और वैसे जो है सतलज, ब्यास, रवि जो है ये आपका
इंडिया के पास आ गई। अब देखिए ये जो है झेलम नदी जो है, ये अभी आप देखोगे अगर से ध्यान से, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल, उसको जो है एक तरीके से देखिए यहीं काटते हुए बॉर्डर बना रहा है। और इसी की जो है दो सहायक नदियां हैं, किशनगंगा, नीलम, और ये झेलम तो ये है ही है आपका। ठीक है, आपका ये जो श्रीनगर है वो झेलम नदी पे ही है। ठीक। और इसके बाद जो है पार्टीशन के बाद में ये जो है नदियाँ, इसको जो है किया गया था, 8 साल का नेगोशिएशन हुआ था। ठीक है। और ये सक्सेस स्टोरी, ये देखा गया है कि इतने वॉर हुए हमारे पाकिस्तान के साथ में, फिर भी इसमें कोई खलल नहीं पड़ा। ठीक है ना, ये चलती रही इंडस वाटर कमीशन जो है। और हर 5 साल में जो है इसमें जनरल इंस्पेक्शन होता है सभी रिवर्स का, नदियों के पार्ट्स का। ठीक है, 100 से ज़्यादा इंस्पेक्शन हो गए हैं और रेगुलरली हम मीट करते हैं अपना, हर साल जो है मिलते हैं, और 100 से ज़्यादा मीटिंग्स भी हो चुकी हैं। पाकिस्तान के जो ऑब्जेक्शन हो रहे हैं उन सब पे भी बात होती रहती है। ठीक। अच्छा, मीटिंग के बारे में देखिए, ये 2.5 साल के बाद हुई है। पुलवामा अटैक हो गया बीच में, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो गया, 370 हट गया, स्पेशल स्टेटस जो है जम्मू कश्मीर का हट गया। लास्ट मीटिंग PIC की जो है आपका 18 में हुई थी, अगस्त 29 को। और अभी जो है पाकिस्तान ने फिर से रोना स्टार्ट किया है कि भैया जो 2 इंडिया के प्रोजेक्ट हैं, पकल डुल और लोअर कलनाई, उसके लिए उसने ऑब्जेक्शन किया है। पकल डुल हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है ये मरसोदार जो ट्रिब्यूटरी है आपकी एक चिनाब की। ठीक है, यानी मरसोदार जो एक सहायक नदी है चिनाब रिवर की, उस पे 1000 मेगावाट का जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इंडिया ने बनाया है। इसके लिए जो है उसने कहा, ऑब्जेक्ट किया है पाकिस्तान ने। ठीक, तो कौन सी किस रिवर की है ये ध्यान रखना जरूरी है। चिनाब की जो है सहायक नदी है मरुसुदार। ठीक है, और ये किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में है, जम्मू एंड कश्मीर की। उसके बाद लोअर कलनाई जो है वो भी चिनाब पे ही है, और जिस पे ऑब्जेक्ट कर रहा है। ठीक, तो देख रहे हो ये चिनाब रिवर आ रही है, और इस पे भी जो है ऑब्जेक्शन कर रहे हैं पाकिस्तान महोदया। ठीक है, तो इसके बाद ये है इंडस वाटर ट्रीटी जो चल रही है हमारी, ये 1960 में आई। नेहरू जी और अयूब खान, इन दोनों के बीच में भी 6 रिवर को जो है बंटवारा किया गया इंडस बेसिन का। 1960 में वहीं 2 कंट्री, हमारा इंडिया पाकिस्तान, और वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता के साथ ये चालू हुआ, पूरा हुआ। ठीक, इसके कंपोनेंट वही है, फिर से बताते रहो ताकि एकदम याद हो जाए। 3 वेस्टर्न रिवर हो गई, झेलम, चेनाब, इंडस, पाकिस्तान के पास गई। इंडिया के पास जो रवि, ब्यास, सतलज आ गई। ठीक, और इंडिया जो है वेस्टर्न रिवर को भी यूज़ कर सकता है उपभोग संबंधित उद्देश्य के लिए, भंडारण नहीं कर सकता है, बस ये ध्यान रखिएगा। ट्रीटी जो है ने अपना बहुत सारे ये बताए हुए हैं, इन्होंने कंडीशन रखे हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी कहा गया है कि सिस्टम इरिगेशन का, नो स्टोरेज या फिर इरिगेशन सिस्टम इंडिया के द्वारा नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। और कि कुछ सर्कमस्टांसेस में, मतलब कुछ अपवाद ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जब जो है स्टोरेज भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, कभी वो कह दे कि स्टोरेज किसी भी केस में नहीं हो सकता है तो वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है, हेल्थ पॉलिसी ऑन रेयर डिजीज, यानी कि दुर्लभ बीमारियां। अब देखो, रेयर डिजीजेस का मतलब यह है कि ये कम पॉपुलेशन को होती है। अगर अब ओवरऑल देखा जाए तो 100 जगहें हैं, तो मान लो दुनिया में तो 2 जगहों पे हो रहा है। 100 मतलब पूरी दुनिया में देखा जाए अगर, और रेयर डिजीज़ की वैसे डेफिनेशन जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में कहा गया है कि 2 लाख को ही हो रहा है, 2 लाख से भी कम लोग को हो रहा है, तो वो रेयर डिजीज़ है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ समझने वाली बात है कि रेयर डिजीज़, इसका मतलब ये नहीं होता है कि हर जगह रेयर होगी। हो सकता है किसी एक जगह पे वो कंसंट्रेटेड हो, बाकी पूरी जगह पे नहीं हो रही है। भाई जैसे जैपनीज़ इंसेफ्लाइटिस जो है वो गोरखपुर के आसपास में बहुत ज़्यादा है, लेकिन पूरे हर जगह पूरी दुनिया में होती है क्या? नहीं। तो ये रेयर डिजीज़ में मान लो आ सकती है, तो ये किसी ऐसा नहीं कि हर जगह पर रेयर होगी, किसी जगह पे ज़्यादा हो सकती है और बाकी जगह पे नहीं होगी। ठीक, तो ये 2 पॉइंट हैं इसमें रेयर में जानने वाले, कि पॉपुलेशन कम होता है, कम पॉपुलेशन को ये होता है, और जो है किसी एक जगह पे ज़्यादा हो सकती है, बाकी जगह पे जो है आपका कम। ठीक, दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंटर से कह दिया कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाओ रेयर डिजीज़ेस पर आपका 31 मार्च तक। ठीक, आपका जस्टिस जो थी प्रतिभा M सिंह, इन्होंने कहा है कि एक नेशनल कंसोर्टियम फॉर रिसर्च डेवलपमेंट एंड थेरेपेटिक्स
फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सच डिसीजेज, ऐसा एक सेटअप भी करो। अब देख लो, ये अगर जुडिशियल जो है ओवर रीच हो जाता अगर ये खुद ये बना देते तो, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा है, सरकार से कहा है कि भैया ये चीज़ सेटअप करो, ठीक। हालांकि फिर भी ये जुडिशियल एक्टिविज्म में तो आएगा कि ज़्यादा ही खुद से आगे बढ़ के बता रहे हैं, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा है कि अनुसंधान, विकास और चिकित्सा विज्ञान के लिए एक राष्ट्रीय संघ की स्थापना करने का निर्देश दिया है, ठीक है। रेयर डिजीज कौन से होते हैं, जो स्मॉल नंबर ऑफ पीपल को जो है, अगर आप पूरी जनरल पॉपुलेशन चेक करो, वो कंपेयर करोगे तो बहुत ही कम जनसंख्या को होता है, और जो है इसलिए इसको रेयर बोला जाता है, ठीक, दुर्लभ कहलाता है। ये रेयर हो सकता है एक रीजन, लेकिन कॉमन हो सकता है दूसरे में, जो मैंने अभी बताया। 1000 ऑफ रेयर डिजीजेज हैं, बहुत ज़्यादा, करीबन जो है 6 से 7 हज़ार है, और डिजीजेज डिस्कवर हो चुकी हैं, और न्यू डिजीज़ रेगुलरली आ रही हैं ऐसी, ठीक। कुछ कॉमन रेयर डिजीज़ अगर आप देखो तो हीमोफीलिया, ये आपने सुनी होंगी, ठीक। हीमोफीलिया हो गई, थैलेसीमिया हो गई, सिकल सेल एनीमिया हो गया, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी हो गई, ठीक। बच्चों में प्राथमिक इम्यूनो की कमी, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो गई। ऑटो इम्यून डिजीज़ में क्या होती है कि हमारी खुद की जो जो इम्यूनिटी होती है वो हमारे खिलाफ ही काम करने लगती है, ठीक है ना। हमारी खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे खिलाफ काम करने लगती है। और लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर है, पॉम्प डिजीज़ है, हिर्श स्प्रंग डिजीज़ है, गाउशर डिजीज़ है, ये सारी डिजीज़ेस। कुछ नाम इसलिए यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कि मान लीजिए वहाँ पे पूछ ले कि बताइए कौन कौन सी इसमें से रेयर डिजीज़ है, तो आप लोग आसानी से कर लोगे ना। हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, प्राइमरी इम्यूनो डिफिशिएंसी, ऑटोइम्यून, लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर, पॉम्पे, हिर्श स्प्रंग, ठीक है ना, गौशर डिजीज़, ये सब होते हैं। 7 हज़ार करीबन है, मतलब 30 करोड़ जनता अगर पूरी दुनिया में देखा जाए तो रेयर डिजीज़ से जो है ग्रसित है, ठीक। 70 मिलियन जो है इसमें से इंडिया में है, मतलब 7 करोड़ अगर देखा जाए, और कोई भी उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, और लिमिटेड ऑप्शन है उनके क्योर होने के। एफर्ट जो इंडिया ने लगाए हैं, मिनिस्ट्री जो हेल्थ की है, हमारे स्वास्थ्य का मंत्रालय जो है, उसने पब्लिश भी की है नेशनल पॉलिसी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ 450 रेयर डिजीजेस, ठीक है। और पॉलिसी का, नीति का यही मतलब उद्देश्य है कि जो रजिस्ट्री चालू किया जाए रेयर डिजीजेस की, कम से कम पंजीकृत तो हो, लोग आके रजिस्ट्री तो कराए भैया कि हाँ ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और इसको मेंटेन कौन करता है, ICMR, ठीक, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा, इसी पॉलिसी के अंतर्गत 3 कैटेगरी हैं रेयर डिजीज़ की। एक तो ये है कि ऐसी रेयर डिजीज़ हो जिसका इलाज एक बार में हो जाए, दूसरी ऐसी है कि लॉन्ग टर्म हो लेकिन इलाज की कॉस्ट सस्ती हो, तीसरी ऐसी दुर्लभ जो है डिजीज़ हो जिसका लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट हो और महंगी भी हो। तो पहले क्या है कि एक बार में इलाज हो जाए, दूसरा है कि लॉन्ग टर्म है लेकिन सस्ती है, तीसरा है लॉन्ग टर्म है लेकिन महंगी है, ठीक। और एज पर द पॉलिसी द असिस्टेंस ऑफ ₹15 लाख रुपए मिलते हैं। ये कौन सी स्कीम है, ये ध्यान रखना, उन पेशेंट को जिनका वन टाइम में जो है वो होना है, ट्रीटमेंट होना है, ठीक। एक बार में उपचार की आवश्यकता वाली दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित मरीजों को 15 लाख रुपए की सहायता प्रदान की जाती है। किसमें, राष्ट्रीय आरोग्य निधि में। स्कीम में आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि जो है राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत एक दुर्लभ बीमारी के लिए सरकार ने पैसे दिए, ठीक। लेकिन कितने कितने की लिमिट है, 15 लाख रुपए की। रेयर डिजीज़ डे जो होता है, एक एक्स्ट्रा फैक्ट है यहाँ पर, आपका लास्ट डे ऑफ फरवरी, मान लीजिए लीप ईयर है तो कितनी डेट को होगा, 29 को होगा, अदरवाइज 28 ऑफ फेब को रेयर डिजीज़ डे होता है। अब तो याद रहेगा ना, ठीक। अमंग पीपल एंड डिसीजन मेकर्स अबाउट द रेयर डिजीजेस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द पेशेंट्स लाइव्स, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए इस पे मैंने वीडियो दे रखा है, पूरा इसमें एनालिसिस करिए एज ए सिविल सर्वेंट, ठीक है। सिविल सर्वेंट के एस्पिरेंट के तरीके से जो है इसमें एनालिसिस की गई है, आप लोग इसको देख सकते हैं। आप लोग को लिखना है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम ने जो है अभी कहा है, लोकसभा में बताया है कि जो फॉरेनर्स जो इसके अंतर्गत कवर्ड हैं CAA 2019 के अंतर्गत, वो अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आफ्टर रूल्स, मतलब जो रूल बनाए जाएंगे उसके बाद, जब सेंट्रल गवर्नमेंट उनको
अधिसूचना के द्वारा जारी कर देगी। ठीक, 2019 के तहत शामिल विदेशी लोग केंद्र सरकार द्वारा उचित नियमों को अधिसूचित किए जाने के बाद भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मतलब रूल आ जाए उसके बाद अपना आवेदन करिए जो भी फॉरेनर्स हैं। ठीक है, तो अब इसके बारे में चलो बताता रहता हूँ। ठीक, देखिए अब ये नोटिफाई किया गया था 12 दिसंबर को और आपका जो है 10 जनवरी 2020 को ये जो है लागू हो गया। जो आपका एक कमिटी है सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ, फिर बता देता हूँ जो लोग पहली बार जुड़े हुए हैं, कि पार्लियामेंट संसद ने मान लीजिए लॉ बनाया। ठीक, लॉ के अब ये जो लॉ है इसके अंतर्गत रहते हुए जो सरकार होती है, पार्लियामेंट क्या है, विधायिका है, लेजिस्लेचर है, जो सरकार होती है वो रूल्स बनाती है। ठीक, तो इसके अंतर्गत रह के रूल्स बनाएगी। तो मान लीजिए पार्लियामेंट ने स्केलेटन बनाया, उसमें चमड़ी कौन चढ़ा रहा है, तो वो सरकार चढ़ा रही है, रूल्स बनाएगी। तो इस रूल को डेलीगेटेड लेजिस्लेशन या फिर सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन यानी कि अधीनस्थ जो है कानून कहा जाता है। ठीक, ये सरकार बनाती है, कार्यकारिणी बनाती है, एग्जीक्यूटिव बनाती है। और कमेटी जो है आपको ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन लोकसभा राज्यसभा में उसने टाइम दिया है और आपका टाइम लिया है इसने 9 अप्रैल तक 2021 के और जुलाई 2021 9 जुलाई तक, और इसमें जो है रूल्स बना दिए जाएंगे। ठीक, आपका जो CAA 2019 है, इसमें जो सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, उसमें थोड़ा सा संशोधन किया गया है और इसमें कहा गया है कि जो भी ऐसी रिलीजियस धार्मिक वाली जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनको सताया जा रहा है, कौन सी कंट्रीज़ में, ऐसी कंट्रीज़ ली गई हैं यहाँ पे जहाँ पर मुस्लिम्स जो हैं वो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है। समझो कौन से, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। अब ये ऐसे देश हैं जहाँ पे मुस्लिम जो है मेजॉरिटी में है। तो यहाँ पे सरकार का तर्क ये है कि यहाँ पे मुस्लिम्स का जो है को सताया कम जाता है, इसलिए हम वहाँ से भारत में जो आ गए हैं सताए हुए लोग हैं, भाग के यहाँ इंडिया में आ गए हैं, तो हम मुस्लिम्स को ना देकर, क्योंकि ये कंट्रीज़ में यहाँ मुस्लिम्स को सताया नहीं आता है, तो वहाँ उनको जो है भारतीय नागरिकता ना देकर हम इन 3 कंट्रीज़ में से हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियंस, इन सबको जो दौड़ के यहाँ आ गए अपनी जान बचाकर किसी तरीके से भारत में, आपके कब से, दिसंबर 2014 से पहले पहले, इसके बाद नहीं, इसके पहले, तो उनको जो है भारत में आ गए तो उनको हम भारतीय नागरिकता देंगे। ठीक, 31 दिसंबर 2014 के पहले। और वही है कि अपना डर रिलीजियस परसिक्यूशन हो जाएगा, उनको जो है सिटीजनशिप मिल सकती है। ठीक, और इसमें मुस्लिम्स को जो है नहीं दिया जाता है क्योंकि मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज से आ रहे हैं वहाँ पर। और ये एक्ट जो है भाई, ये ट्राइबल एरियाज़ जो होते हैं, अभी समझना, CAA, प्लीज़ वाली एनालिसिस पूरी देख लीजिएगा एक बार बैठ के, इम्पॉर्टेंट है और पूरा आ भी सकता है। अब रूल्स आने की संभावना तो हो सकता है कि इससे क्वेश्चन भी पूछ ले। ठीक, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम, मेघालय 6 शेड्यूल वाले जो स्टेट हैं हमारे, इसमें नहीं लागू होता। और साथ ही साथ वो स्टेट जहाँ इनर लाइन परमिट नोटिफाइड है वहाँ पे भी ये लागू नहीं होगा। ठीक, कौन, CAA 2019। इनर लाइन परमिट में क्या होता है, फॉरनर्स को जो है होम मिनिस्ट्री से लेना पड़ता है परमिट कुछ जगहों पे जाने के लिए जहाँ पे भी ILP मेंशन्ड है। ये ILP जो है बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के अंतर्गत लगाया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो ये कह रहा है कि असम में आदिवासी क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली शुरू करने की कोई योजना नहीं है। अब देखिए, जो शेड्यूल 6 अभी हम लोगों ने देखा उसमें 4 जो है भारतीय राज्य आते हैं आपके, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि आपका ट्राइबल एरियाज़ होते हैं। शेड्यूल 5 में क्या है, शेड्यूल उसमें एडमिनिस्ट्रेशन उसमें बोली जाती है, शेड्यूल एरिया की बात की जाती है। यहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ होते हैं। ये ऐसे 4 जो है भारतीय राज्य हैं जहाँ पे जो अपने अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो आदिवासी जो हैं, उनके वो मतलब एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी में देखा जाए अगर, या फिर एक जगह से दूसरी जगह पे देखा जाए तो बहुत ही ज़्यादा भिन्न हो जाते हैं। ठीक, और उनके जो है उनको सेव करने के लिए, उनके कल्चर को सेव करने के लिए अलग अलग जो है ट्राइबल एरियाज़ बनाए गए। तो अब इन ट्राइबल एरियाज़ पे ये भारत के मंत्रालय जो है, होम अफेयर मंत्रालय ने कहा है कि हमारा कोई भी प्रपोजल नहीं है कि हम यहाँ पे पंचायत सिस्टम को लाएं। ठीक है ना, तो मतलब ये है कि वो अपने हिसाब से करें जो उनको दिया गया ऑलरेडी।
भारत का जो ये बिल है संशोधन वाला 125वां, और ये इंट्रोड्यूस किया गया आपका राज्यसभा में फरवरी 6, 2019 को। और ये प्रोवाइड करता है कि विलेज म्युनिसिपल जो है काउंसिल में चुनाव हो, विलेज म्युनिसिपल काउंसिल में चुनाव हो। ठीक, ये बताता है ये। ठीक, भारत में देखिए यहाँ पर ये पूरा नक्शा दे रखा है। आप लोग से क्वेश्चन ये है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है कि सोमनाथ, ध्यान सुनिएगा, सोमनाथ टेम्पल से अगर आपको कोणार्क टेम्पल जाना है तो अभी किस स्टेट में, खुद समझिए। ठीक, सोमनाथ टेम्पल से कोणार्क टेम्पल अगर आपको जाना है तो कितने मिनिमम स्टेट से आप पार करेंगे। ठीक, सोमनाथ टेम्पल मान लीजिए एक्स स्टेट में है, और वाई टेम्पल मान लीजिए वाई स्टेट में है, भारतीय स्टेट में है। तो इन दोनों के बीच में कितने आपको एक स्टेट पार करना है पड़ रहा है, दो स्टेट पार करने पड़ रहे हैं, जितने बीच में स्टेट पार करने हैं इन दोनों को नहीं जोड़ना है, उनका बताना है और नेम के साथ बताइए। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन पूछा जा सकता है निकट भविष्य में जब एग्जाम पेपर आएगा तो इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ते समय खुद से सोचा करो, समझा करो कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और उनको प्रैक्टिस करो। अगर वैसा आपने पहले से सोचा तो आप सरप्राइज नहीं होगे, आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप पहले ही प्रेडिक्ट कर चुके हो। ठीक, तो ये बिल जो है आपका जो अभी लाया गया है, इसमें कह रहा है कि शेड्यूल 6 में हम जो है पंचायत वाले इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो इसमें कह रहा है कि एक्टिव प्रपोजेस जो है स्टिल एक्टिव प्रपोजेस दैट स्टेट इलेक्शन कमीशन जो कि होल्ड करेगा इलेक्शन आपका ऑटोनोमस काउंसिल्स, विलेज और म्यूनिसिपल काउंसिल्स में। ठीक, जो ये वाला बिल ऊपर लगाया, ये आया हुआ है, ये अभी भी सक्रिय, और ये ऐसा कह रहा है कि हम जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, अब देखो एक चीज़ समझना, स्टेट इलेक्शन हर स्टेट का एक अलग इलेक्शन कमीशन होता है, जो कि प्रधानी और ये वाले ऑटोनोमस काउंसिल, विलेज काउंसिल, म्यूनिसिपल काउंसिल वाले जो है आपका चुनाव कराता है। ठीक, स्वायत्त परिषदों, ग्राम और नगर परिषदों में कराता है चुनाव। अब ये बिल जो है अपर हाउस में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, और ये कानून जो है अभी एक्टिव है। और हाउस जो है, क्योंकि उस समय क्या हुआ था, एडजर्न हो गया था साइने डाइन बिफोर द 2019 जनरल इलेक्शन। एडजर्न साइने डाइन का क्या मतलब होता है कि एडजर्नमेंट तो कर दिया गया है इस कानून को, लेकिन कब तक किया गया है साइने डाइन, मतलब अभी टाइम मेंशन नहीं किया गया है। ठीक, बिल जो है ये वुड हैव लैप्स्ड। अच्छा, ये बिल लैप्स हो जाता अगर ये लोकसभा में लाया गया होता, लेकिन ये राज्यसभा में लाया गया है तो बिल लैप्स नहीं होगा। ठीक है, बिल लैप्स नहीं होगा। अच्छा, कब जो है बिल लैप्स हो जाता है, कब नहीं होता है, इस पे संबंधित मैंने ऑलरेडी बनाया, ऑडियो बनाया हुआ है। आप जो है उसको पेड ग्रुप में मांगिएगा, मैं उसको आराम से दे दूंगा। और जो लोग अभी ज्वाइन करने हुए हैं या फिर पहली बार देख रहे हैं, वो लोग जो है बिल कब लैप्स होता है कब नहीं होता है, ये वाला जो है आर्टिकल आज रिवाइज करेंगे, इसको अपनी रजिस्टर में लिखेंगे। ठीक, शेड्यूल 6 जो है आपका आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की ट्राइबल पॉपुलेशन के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, ट्राइबल एरिया में कैसे एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन होगा, इसके बारे में बताया गया है। इसमें स्पेशल प्रोविज़न दिया गया है आर्टिकल नंबर 244(2) के अंतर्गत और आर्टिकल 275(1) के अंतर्गत। ठीक, 6 शेड्यूल जो होता है आपका, छठा शेड्यूल जो है, इसमें ऑटोनॉमी दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है आपका ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स में। ठीक, यहाँ पे ये वाला सिस्टम चलता है, पंचायतवार नहीं चलता है। ठीक, और 10 ऑटोनोमस काउंसिल जो एग्जिस्ट करती हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में, इनके नाम देख लीजिएगा एक बार। और दीज काउंसिल्स आर एम्पावर्ड टू मेक लॉज इन रिस्पेक्ट टू एरिया। अब देखिए ये काउंसिल जो हैं ये खुद से लॉ बनाते हैं वहाँ पे एरिया के, कि जुरिस्डिक्शन कितना होगा, और लैंड, फॉरेस्ट, कल्टीवेशन, ठीक है ना, कस्टम, ट्रेडिशन, इन सब के बारे में लॉ कौन बनाएगा, ये काउंसिल बनाती हैं, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। ठीक, इन परिषदों को अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें आदिवासियों, भूमि, वन, खेती, विरासत, स्वदेशी रीति रिवाज और परंपराओं आदि को शामिल किया गया है। ठीक, अगला जो हमारे टॉपिक है ये है नेशनल बायोफार्मा मिशन। सिंपल सा है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या मतलब है, आपका जो जीवित चीज़ें हैं, जैव वाली जो चीज़ें हैं उनको उसमें टेक्नोलॉजी, यानी जीन एडिटिंग, जैसे आप लोगों ने सुना होगा बीटी कॉटन, ठीक, बैसिलस थेरेंजेसिस कॉटन, तो उन्होंने क्या किया, एक जो है उसमें चेंज किया उसके जीन जो है जीनोम में,
और उसमें से मान लीजिए कोई चीज़ जो जैसा भी आपको चाहिए प्रोटीन को, वो बने या ना बने, उसमें चेंज करते हुए आपने अपने आवश्यकता अनुसार उसको बना दिया। तो ये जो चीज़ें होती हैं सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। इसी में जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने अभी इनिशिएट किया है नेशनल बायोफार्मा मिशन। अब इसका नाम बहुत ही लंबा चौड़ा है, इंडस्ट्री एकेडमिया। ठीक, यानी कि इंडस्ट्री जो जो भी फार्मास्यूटिकल से संबंधित हैं, बायोफार्मा है तो ऐसा कुछ जो है चेंजेस किए जा रहे हैं जीवित ऑर्गेनिज्म में, और फार्मा है तो मतलब उससे संबंधित कोई जो है हम मेडिसिन बना रहे हैं। ठीक, तो उसका मेल है बायोफार्मा। अब इसका रिपोर्ट का नाम समझिए, इंडस्ट्री एकेडमिया। इंडस्ट्री होगी जो फार्मास्यूटिकल बना रही है, एकेडमिया हो गया जो आपका जो है जो शिक्षित संस्थान है, ये सब शैक्षणिक संस्थान है, इन सब के बारे में। इनके बीच में कोलैबोरेटिव मिशन है फॉर एक्सेलरेटिंग डिस्कवरी रिसर्च टू अर्ली डेवलपमेंट फॉर बायो फार्मास्यूटिकल्स। ठीक है, और इनोवेट इन इंडिया एम्पावरिंग बायोटेक एंटरप्रेन्योर एंड एक्सेलरेटिंग इंक्लूसिव इनोवेशन। लंबा सा नाम है, लेकिन जो मैंने बताया वो चीज़ है कि इसमें जो है उद्यमिता को बढ़ाना है बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में, और नवाचार अच्छे से करते जाना है। ठीक, जैव औषधियों के तीव्र विकास के उद्देश्य से खोज से जुड़े अनुसंधान को गति देने के लिए उद्योग अकादमिक, ठीक, जो है आपका सहयोग मिशन है। जैव प्रौद्योगिकी से जुड़े उद्यमों को सशक्त बनाते और समावेशी नवाचार को गति देते हुए भारत में नवाचार। ठीक, ऑब्जेक्टिव वही है कि प्रोडक्ट को जो है बनाओ, जो है हर पब्लिक हेल्थ में जो भी उनकी लाइफ साइकिल है उसमें अलग अलग हिसाब से उनको जो है प्रोवाइड किया जाए। शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ, सब लोग जो है यूज़ कर सकें उसको। ठीक, और अच्छे से अच्छा जो है बुनियादी जो है सुविधाएं देते हुए उनको नवाचार पे जो है नवाचार को इनोवेटिव जो है फार्मास्यूटिकल वाले बनाए जाएं चीज़ें। और ह्यूमन कैपिटल को बनाना, ह्यूमन कैपिटल देखिए ह्यूमन रिसोर्स होता है, मान लीजिए सिर्फ जो है आपका इंसान है। ठीक है, अगर आप उसको अच्छी हेल्थ दे दो, अच्छी एजुकेशन दे दो, अच्छी ट्रेनिंग दे दो, अच्छी स्किल्स दे दो, तो वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, जो कि जो है रिसोर्सेज का बढ़िया उपयोग करते हुए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है उत्पादकता बढ़ा सकता है, पूंजी को बढ़ा सकता है। तो ह्यूमन कैपिटल बोला जाता है इसे। आप इसको जो है बढ़िया बना सकते हो बायो फार्मास्यूटिकल्स के जरिए। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को बढ़ावा देना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी कि बौद्धिक संपदा को भी की क्षमता और मैनेजमेंट कैपेसिटीज़ को भी बढ़ाना है बायो फार्मास्यूटिकल्स के अंतर्गत। टारगेट यही है, 5 साल में कुछ स्पेसिफिक टारगेट दिए गए हैं। 5 बायो फार्मा प्रोडक्ट बनाने हैं, आपका टीके, जैव चिकित्सा उपकरण और निदान का विकास। ठीक, शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यही है कि भाई जो भी लैब्स हैं वो सब लोग यूज़ करें। गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिसेस भी होनी चाहिए यूज़, मतलब अच्छे साफ तरीके से काम होना चाहिए। मेडटेक वैलिडेशन फैसिलिटी होनी चाहिए, कंसोर्टिया होनी चाहिए, ट्रांसलेशन एंड इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए सब लोग मतलब बढ़िया से जो है रूपांतरण एवं अंत विषयक अनुसंधान, प्रक्रिया विकास, सेल लाइनों और अभिव्यक्ति प्रणालियों के विकास के लिए सहायता संगठन, कंसोर्टिया बोला जाता है ये। क्लिनिकल ट्रायल नेटवर्क होना चाहिए भाई। अब कुछ बना रहे हो, कुछ दवाई बना रहे हो तो उसका ट्रायल भी तो करोगे पहले, सीधे इंसानों को तो दिया नहीं जा सकता, समझ रहे हो क्यों। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, मान लीजिए एक कंपनी ने बनाया तो उसको जो है आप शेयर करो, दूसरा भी उसका जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हो तो दूसरा भी उसका उपयोग करते हुए और अच्छे से बनाए। ठीक है ना, जैसे इंटरनेट पूरी दुनिया में आज इतना बढ़िया, उसका इंटरनेट से ही फ़ोन पे बात भी कर लेते हैं, एसएमएस भी भेज लेते हैं, उसका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो सकती है। तो इंटरनेट की एक मतलब सबको शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था ना, ऐसे समझो। ठीक, वो फ्री सबको दिया गया, अब उसका उपयोग जो है उसमें इनोवेटिव सोल्यूशन लाया गया। क्या क्या नहीं हो सकता है इंटरनेट के जरिए, देखो। तो ये वाली बात है। ठीक, इम्पॉर्टेंट ट्रेनिंग वेनिंग देनी चाहिए, स्किल जो है बढ़िया से सबको बनाना चाहिए। ये जो मिशन है ये इंडस्ट्री एकेडमिया का जो है कोलैबोरेटिव मिशन है, और बायो फार्मास्यूटिकल का डेवलपमेंट करना है। 2017 में चालू हुआ था। कॉस्ट इसकी जो है, इसको वर्ल्ड बैंक के लोन लेने पर 50% का जो है वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था, 1500 करोड़ में चालू किया गया था। इसको इम्प्लीमेंट कार्यान्वित कौन कर रहा है? बिराक कर रहा है। बिराक क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। ठीक, और ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मतलब भारत गवर्नमेंट का जो है स्वामित्व है इसमें, और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। हमारा अगला सेक्शन है कॉमन का IAS PCS। इसमें हम समझते हैं कि किस तरीके से एग्जाम में हमें पढ़ने के साथ साथ कैसे एग्जाम में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना होता है। अब देखिए ये अलग से एक सूचकांक है, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स। मतलब हाउस जो रिहायशी जो आवासीय जो हाउसेज हैं
पूरे कंट्री में देखा जा रहा है कि वहाँ पे उनके प्राइजेस बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, ठीक। तो उसके अनुसार अगर घट रहे हैं तो अच्छी रैंकिंग, या फिर उसके मानक अलग अलग हैं, ठीक। मेन चीज़ यहाँ पे समझने वाली बात है कि कौन इसको पब्लिश करता है, भारत की रैंकिंग क्या है, ठीक। तो देखिए नाइट फ्रैंक का है नेशनल हाउस प्राइस इंडेक्स, जो कि 50 मेन स्ट्रीम हाउस नेशनल हाउसिंग मार्केट जो है पूरे वर्ल्ड में वो किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं इसका जो है वो मतलब ट्रैक करता है इसको। तो ये क्या स्टेटमेंट सही है गलत है, मतलब अगर नाइट फ्रैंक करता है तो सही हो जाएगा, नहीं तो गलत है, ठीक। टर्की जो है दुनिया में सबसे ऊपर है, और उसके बाद न्यूजीलैंड है, स्लोवाकिया है, मतलब सेकंड हो गया, थर्ड हो गया। इंडिया जो है 17 स्पॉट नीचे चला गया है, और 62वीं रैंक आई है इसकी दिसंबर 2020 के। तो देखिए तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया तो ए बी और डी भी गलत हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक। इंडिया की रैंकिंग 13 स्पॉट नीचे आके 56वीं है। पहले जो है 43rd रैंक थी इंडिया की, और पूरे दुनिया में टर्की सबसे ऊपर है। ये ट्रैक क्या करता है, सरकार ये सूचकांक सरकारी आंकड़ों का उपयोग कर दुनिया भर में 56 देशों और क्षेत्रों में मुख्य धारा की आवासीय कीमतों में परिवर्तन की गणना करता है, ठीक। आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है वो है व्यास सम्मान से और संबंधित जो है जो निम्नलिखित कथन दिए हैं उनमें से कौन सा सही है पूछा गया है। देखिए प्रोफेसर शरद पगारे जो है इनको दिया जाएगा व्यास सम्मान 2020 का। ये हिंदी के राइटर हैं। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है बताइए। और ये जो है इनको क्यों क्यों दिया जा रहा है अगर ये पूछा जाए तो 31वीं व्यास सम्मान दिया गया है इनकी नॉवेल जो है पाटलिपुत्र की समरगी के लिए, ठीक। समरगी के लिए जो है इनको ये दिया गया है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत। और व्यास सम्मान जो है 1991 में चालू किया गया था के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। जो कोई भी हिंदी में आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क करता है, ठीक, और हिंदी में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य करेगा तो उस हिंदी में तो अर्थात भाई इंडियन सिटीजन, आप सब सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए है पिछले 10 सालों में, तो उसको दिया जाता है। तो देखिए तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में पूछता है, ठीक है। 4 लाख रुपए मिलते हैं भैया, सिटेशन मिलता है, प्लेक मिलता है। ये देखिए इस तरीके से इसका जो है वो है कवर पेज है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, ठीक। आपका शरद पगारे हिंदी में है, ये करते हैं, इनको व्यास पुरस्कार दिया जा रहा है। तो यहीं पे आज जो है हम लोग का ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर आप लोग हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8564880560 9690660889 पे कॉल करके आप यूपीएससी 2021 कंप्लीट इसका ही पेड ग्रुप है, और ईपीएफओ का भी जो है यूपी आपका 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर से आप लोग से मुलाकात होगी कल से, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।